नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार आप सबका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण कल के वीडियो में थोड़ा सा देखे थे। कल कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण हम नहीं आ पाए और आज देख रहे हैं सुबह से ही बारिश हो रहा है, तो इस वजह से हम सीतामढ़ी भी नहीं जा पाए। अगर सीतामढ़ी जाते तो शायद आज आपकी अंग्रेजी की क्लास होती। बट परेशान मत होइए, बारिश है, अगर मौसम सही रहता है, देख रहे हैं अभी ऐसे भी महामारी का समय है तो थोड़ा ठीक ठाक स्थिति होता है, तो फिर आपकी अंग्रेजी की क्लासेज चालू हो जाएगी। उसके लिए आप लोग घबराइए नहीं। बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन रहता है, तो आप निश्चिंत रहें। साथ ही अगर आप हमारे क्षेत्र यानी दोस्तिया के करीब है तो इसी जगह पे जहाँ हम हैं वहाँ पे आप आ सकते हैं, दोस्तिया बाईपास में, और आप यहाँ क्लासेज कर सकते हैं। या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो भी आ जाइए, या आपके कोई भाई बहन है तो भी आप भेज दीजिए। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जब तक लॉकडाउन है तब तक सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और प्रयास कीजिए ज़्यादा लोगों से ना मिले। चलिए, और अपने घर पे ही अपनी पढ़ाई कीजिए। जितना अच्छा तरीके से पढ़ाई कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। तो हम लोग पहला नियम पढ़ चुके थे, दूसरे नियम की ओर चलते। बहुत ही आसान है व्यंजन संधि, बस थोड़ा थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं, विशेष कुछ नहीं। तो हम जानेंगे कि व्यंजन संधि का दूसरा रूल है क्या। पहला जाने थे, पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में बदलना, यानी क का ग हो जाना, च का ज हो जाना, ट का ड हो जाना, त का द हो जाना, प का ब हो जाना। ये सिद्धांत पढ़े थे। कब होता है? जब इसके बाद, जब पहले वर्ण के बाद कोई तीसरा, चौथा, अंतस्थ या अ आ मतलब कह सकते हैं स्वर में से कोई भी आ जाए, अ आ में से कोई भी आ जाए, अंग अह अपवाद है, वो अलग प्रकार के वर्ण में आते हैं, तो उन दोनों को छोड़ करके बाकी सारे वर्ण इसमें आ जाएंगे। दूसरा जो नियम है वह कहता है पहले वर्ण का अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाना। ऊपर के उदाहरण में हम कल देखे थे कि जो पहला वर्ण था वो अंतिम में बदल गया था, सत और जन, सॉरी ये तो तीसरा में बदला था, सजन। ये दूसरा रूल है त का। इससे संबंधित रूल नहीं देखे थे, अभी देख लेंगे हम लोग। पहले वर्ण का अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाना, जैसे क है तो क का क्या हो जाएगा? अंग। च है तो य, ट है तो न, त है तो न, प है तो म, यानी पांचवा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? दूसरा, मतलब दूसरा सिद्धांत है या व्यंजन वर्ण है। देखिए, जैसे कि ये सारे हैं और ये अंतिम में नासिक में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम कुछ उदाहरण लेते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले लेते हैं वाक और मैं। अब उदाहरण समझने के लिए मुझे पुनः एक चीज़ समझना होगा कि कब यह पहला वर्ण जो है अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी अंतिम वर्ण में परिवर्तित होने के लिए कोई तो सिद्धांत होगा, कुछ तो नियम काम करता होगा। कब हो जाता है पहला वर्ण अंतिम वर्ण में परिवर्तित? यानी किसी भी पहले वर्ण का मेल यदि अंतिम वर्ण से होता है, अंतिम वर्ण कहने का मतलब अनुनासिक वर्ण से, जिसको सीधा समझ लीजिए कि पांचवा अनुनासिक वर्ण में आपका ये पांच होते हैं, इन सब में से किसी से भी मिल जाते हैं तो वह अंतिम में परिवर्तित हो जाएगा। यानी पहला वर्ण अगर इन पांच में से किसी से भी मिलेगा तो वो पांचवा वर्ण ही बन जाएगा। अब आप अनुनासिक से मिलता है, अब आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कि वाक और मैं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? वाक है, क है,
और यहाँ पे म है। अब क और म अंतिम, क पहला, तो म सेम रहेगा, म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यह जो क है, यह क जो है यह किस में बदल जाएगा? अंतिम वर्ण में। और अंतिम वर्ण में मतलब क्या हो गया कि अंगा में बदल जाएगा, पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। ये वर्ण आपको हम वर्णमाला में भी पढ़ा चुके हैं। अगर आपको नहीं बुझा रहा है तो आप वर्णमाला वाला वीडियो देख लीजिए। मेरे हिसाब से जिसमें व्यंजन वर्ण है वहाँ पे हम पढ़ाए हुए हैं, दूसरा या तीसरा वीडियो होगा। तो क किस में बदल गया? म में। क्यों बदला? क्योंकि इसके बाद क अंगा में बदला। क्यों? क्योंकि इसके बाद अनुनासिक आया, उस अनुनासिक का नाम क्या है? म, या पांचवा वर्ण है। अब देखिए दूसरा षट, ट आया, इसके बाद पुनः म है। अगर म है ट के बाद तो ट किस में बदलेगा? न में। तो सन, स ट के जगह न हो जाएगा, तो सन, और मुख है तो मुख रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस साइड के किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके जो अंतिम वाला वर्ण है यह केवल बदलेगा। उत और मत, अब त जो है यह म से मिला तो न बना, अब उन्मत हो जाएगा। अब कन्फ्यूजन कहाँ होगा कि न और म है, अब जब इसको तोड़िएगा तो त आएगा, जब आप इसको तोड़िएगा तो त आएगा। कैसे तोड़ना है ये हम बाद में बताएंगे, अभी इतना जान लीजिए। जब आपको उदाहरण हम जब आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो फिर वहाँ पे आपको पूरा क्लियर होते चला जाएगा। अब ऐसे एक उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। न आया, अब जब न आया तो न क्या है? अंतिम वर्ण है, उन्मुख। तो उन्मत है, तो उन्मत में न जो है अंतिम वर्ण है। अब न टूटेगा तो ये किस में टूटेगा? व्यंजन संधि है, तो न टूटेगा तो ये न जो है अंतिम वर्ण इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये सीधा त में बदल जाएगा। अब ये बातें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होगा। कहाँ कंफ्यूज होगा? जब वो बनाएगा कि न त कैसे बना। अब सिद्धांत कहता है कि यदि त है और त के बाद कोई अंतिम वर्ण मिलता है तो वह किस में बदल जाता है? अंतिम वर्ण में बदल जाता है, तो उन्मत हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला है तत् और मैं, पुनः त है, किससे मिला? अंतिम वर्ण से मिला, म से, तो तन्मय हो जाएगा। चित और मैं, तो चित और मैं सेम चीज़ें हैं, तो जो है न में बदल जाएगा, चिन्मय हो जाएगा। चित्तमय, चिन्मय। जगत और नाथ, ये कई बार एग्जाम में आया भी है। जगन्नाथ ये आपके एग्जाम में आता है और बोलता है कि आप इसका संधि विच्छेद कीजिए। अब नन्ना संयुक्त है तो ये इसमें जग और नाथ, इसको तोड़ना है, जगन्नाथ। अब जगन्नाथ को जब आप तोड़ेंगे तो जग तो अलग आप हटा लेंगे, जग तो अलग हो गया, उधर नाथ भी अलग हो जाएगा। अब ये बीच वाला जो न आप दिख रहा है, ये बीच वाला जो न दिख रहा है, इस न को तोड़ने में कन्फ्यूजन होता है। तो इस न को कैसे तोड़ पाइएगा? इस न को तोड़ने के लिए आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि न है और न से पहले भी न है, तो वह न इस न के कारण, यानी बाद वाले न के कारण ये त भी न में बदला हुआ है, यानी सीधा हम त लगा देंगे। तो जगत इधर तो है ही, जगत और नाथ, ये त जो है न में बदला था। क्यों? क्योंकि यदि किसी भी पहले वर्ण के बाद कोई भी अंतिम वर्ण आता है, किसी भी वर्ग का अंतिम वर्ण आता है, तो वह अंतिम में ही बदल जाता है। और भी कोई भी सिद्धांत होगा, इस साइड में आपका न यहाँ आया, यहाँ म आया, ज़्यादातर म और न लिए हुआ यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें य आएगा, अंग आएगा, मतलब कवर का है, चवर का है, टवर का है, तवर का है, पवर का है, इससे मतलब नहीं है। क ख ग का अंग आ सकता है, च में यहाँ आ सकता है, ट में न आ सकता है, त में न आ सकता है, और प में म आ सकता है। तो म का सिद्धांत देखें आप, न का भी देखें, लेकिन इसके अलावा कोई भी अंतिम वर्ण इस साइड में मिल जाए, कोई भी अंतिम वर्ण इस साइड में मिल जाए, तो आप ध्यान रखिएगा कि वह इस साइड का कोई भी पहला वर्ण होगा। पहला वर्ण समझ रहे? पहिलका होगा, क होगा, ख नहीं होगा, क होगा, च होगा, ट होगा, त होगा, प होगा। ये पांच ही अंतिम में बदलेगा, दूसरा नहीं। ऐसा नहीं है कि तीसरा को भी पंचमा में बदल दीजिएगा, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक, आगे की ओर देखते हैं। छ संबंधी नियम। तो छ संबंधी नियम क्या है? छ संबंधी नियम कहता है कि यदि ह्रस्व स्वर में आप तीन ही पढ़े होंगे, ऐसे तो चार आता है, लेकिन री को साइड करके चलिए। अ ह्रस्व ई ह्रस्व,
3 और एक आ, ये 4 आए और 4 का मेल किसी भी 6 से हो, 4 का मेल किसी भी 6 से हो तो 6 के पहले च जुड़ जाता है या च अलग से आ जाता है। ये जो च है ये जुड़ जाता है कहिए या फिर अलग से बढ़ जाता है। जैसे स्व और छंद। अब देखिए स्व और छंद। स्व में कोई हलंत नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हलंत नहीं है मतलब अंत में क्या है, अ, और अंत में अ है और इसके पहले क्या है, छ। अब सिद्धांत कह रहा है, नियम कह रहा है कि छ अगर मिलता है क्या है, किसी भी अ या स्वर का मेल किसी भी छ से होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी छ से होता है, तो छ से होने पर छ के पहले क्या आ जाता है, च आ जाता है। अगर च आता है तो वही चीज़ें हैं स्व और छंद, तो केवल च ऐड हो जाएगा, स्वच्छंद। अब यही चीज़ें आपके एग्जाम में आएगा, स्वच्छंद का छंदी विच्छेद करें। स्वच्छंद का संधि विच्छेद करने के लिए पूछेगा, बहुत सारे बच्चे इसमें स्वच्छ प्लस छंद लगा देंगे, स्वच्छ प्लस छंद, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि च यहाँ फालतूगिरी में आया हुआ है। च का कोई काम नहीं था, नालायक था, इसको बीच में एंट्री कर दिया गया। अब नालायक तो भाग जाएगा जब अलग होगा, तो नालायक तो जिएगा नहीं। तो नालायक जब नहीं जिएगा मतलब ये फालतूगिरी में आया हुआ है। कहते हैं ना, जब एक बड़ा परिवार होता है तो एक में उस बीच में एक बर्बाद इंसान भी, मतलब एक रूप में समझ लीजिए कि काम निकम्मा सब भी उस बीच में पला जाता है। लेकिन अगर घर फूटता है तो निकम्मा को कोई न घर के रहेगा न घाट के रहेगा, उसको या तो बाहर जाना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वह बेच करके खाएगा जब तक, और उसके बाद पुनः उसके पास कुछ रहेगा नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो छंद है, च है, यह जो बीच में आप च देख रहे हैं, यह च क्या है, एक्स्ट्रा है। और ये च एक्स्ट्रा है तो ये जैसे ही टूटेगा स्वछंद तो ये च हट जाएगा। क्यों हटेगा, कैसे जानेंगे, तो इसके बाद च और छ दोनों मिला हुआ है। जब च और छ मिला हुआ है तो अंदाज, मतलब आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे बना बना करके, तब आपको अंदाज हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये च और छ है, तो मतलब च हट जाएगा और स्व अलग हो जाएगा, छंद अलग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से और भी कई सारे उदाहरण हैं, देख लेते हैं। परी और छेद। अब देखिए परी और छेद है, इसमें क्या है, ई आया, ह्रस्व ई है, ध्यान रखिएगा। दीर्घई रहेगा तो फिर नहीं होगा, ह्रस्व ही रहेगा तभी होगा। और छेद है तो परी और छेद, इसमें च ऐड हो गया, परिच्छेद। ये दे देगा एग्जाम में, तो आपको तोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है। केवल अगर पढ़े होइएगा तो परिच्छेद है तो ध्यान रखिएगा इस बीच में च और छ दोनों आया, च और छ दोनों आया, और इससे पहले ह्रस्व ही। यहाँ पे इससे पहले अ था, अ भी ह्रस्व में आता है, देख रहे हैं। यहाँ पे अ आ या ह्रस्व ही ह्रस्व रहे और छ छ रहे, च छ, और इससे पहले अ आ ह्रस्व ही ह्रस्व ये रहे, समझ जाइएगा च फालतू है, च फालतू है, उसका कोई काम नहीं है वहाँ, च हटा दीजिए केवल। तो परी और छेद, इससे पहले ह्रस्व ही आ गया और इसके बाद छ है, तो मतलब छ फालतूगिरी में है, नालायक है, निकम्मा है, इसको भगा दो, इसको रहने की ज़रूरत नहीं है, तो ये अलग अलग हो जाएगा, परिच्छेद। ठीक उसी प्रकार से अनु और छेद, अनुच्छेद। अब यहाँ पे च आया, ये च कहाँ से आया, इससे पहले आप देख रहे हैं ह्रस्व है और इसके बाद छ है, मतलब ये च है जो फालतूगिरी में आया हुआ है, इसको भी हटा दीजिए। विच्छेद वही चीज़ें हैं, वह से पहले ह्रस्व ही है और उसके बाद छ है, च और छ दोनों साथ में संयुक्त हैं, तो यहाँ से भी वही चीज़ें होगा, छ हट जाएगा, च का कहानी ख़त्म, छ रहेगा अलग, वी अलग हो जाएगा। अब पढ़ते हैं त संबंधी नियम। ये त संबंधी नियम में क्या है कि एक ही नियम में कई सारे नियम हैं त से जुड़ा हुआ। सबसे पहले पहला नियम पढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लगभग 4-5 नियम हैं, सबको पढ़ लेंगे। तो के बाद क्या करा है, यदि च छ हो तो त का च में बदलना। यदि त आए और त के बाद च आए तो भी, छ आए तो भी, त जो है बदल जाता है। अब ये त जो है ना बहुत ही नाजुक है, जिसके साथ मिला ये मतलब एक ऐसा, मान लीजिए ऐसा वर्ड है, ऐसा वर्ण है
एक ऐसा वर्ण है जो किसी भी वर्ण के साथ मिलकर उसके साथ मैच होता है। 4-5 हैं जिसमें हम देखेंगे ये बहुत ही मतलब लचीला होता है। लचीला कहने का मतलब बहुत ही लचीला होता है, जिसके साथ मिला उसी के तरह से ढल जाता है। तो त को सबसे पहले यदि च और छ मिले तो ये च में बदलेगा। उदाहरण देखते हैं कुछ। देखिए, सबसे पहले आपके सामने है उत और चारण, उत और चारण। अब यहाँ पे आप त भी देख रहे हैं, च भी देख रहे हैं। अब उच्चारण, अब देखिए उच्चारण अगर एग्जाम में आता है तो आप क्या बनाइएगा, या एवरेज जो स्टूडेंट है जो चाहता है कि यार हिंदी हो जाएगा, हो ही जाता है, वैसे स्टूडेंट इस सवाल को अगर बनाएगा तो वे कभी भी उत प्लस चारण नहीं लगाएगा, वह उच्च प्लस चारण वो लगा के आएगा। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जब दो च मिला हुआ है, जब क्या है, दो च मिला हुआ है, और दो च मिलने का मतलब है च से पहले कुछ भी हो लेकिन दो च है। अब इसको तोड़ना है तो ये जो च है, नियम कहता है कि अगर त के बाद च आता है या छ आता है तो च में बदल जाता है, तो इसका मतलब ये त होगा, यानी उत प्लस चारण। ठीक उसी प्रकार से अगला करा उच्चारित, उत और चरित, तो चच्चा संयुक्त हो जाएगा उच्चारित। अब इसको तोड़ने के लिए कहेगा तो सेम चीज़ें हैं, यहाँ से सीधा तोड़िएगा। चच्चा संयुक्त है तो ये दो ही चीज़ें में टूट सकता है, या तो त होगा और इधर च होगा, और ये त और च, इधर त को त से पहले उ है तो उ लगा दीजिए, और इसके बाद रीत है तो रीत लगा दीजिए, उत और चरित। ठीक उसी प्रकार से चेंज होता है। ठीक उसी प्रकार से जगत और छाया का, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, जगत और छाया का जग छाया। अब ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आप इसको कंट्रोल कर पाइएगा। कैसे, तो जग और छाया आप देख रहे हैं यहाँ पे, जग छाया आया, जग छाया, जगत और छाया मतलब जग छाया। अब आपको अभी बताए थे कि अगर च और छ मिलता है और इससे पहले अ आता है, आ आता है, ह्रस्व ई ह्रस्व आता है, तो यह जो च है, यह च जो है यह हट जाता है। लेकिन यहाँ सिद्धांत कुछ और है, तो कैसे जानेंगे, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, या फिर इसका कोई विशेष ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंदाज के रूप में आप लगाइए कि जग छाया है। अब जग और छाया बना देते तो भी देखने में खैर ठीक लगता है, जग और छाया बना देते हैं, छाया, तो भी देखने में ठीक लगता है। लेकिन एक अंदाज में लगाइए कि क्या जग और छाया वास्तव में सही है, तो जग नहीं होता है। जग के जगह पे हम लोग ऐसे, जग तो धार्मिक जगह पे प्रयोग किया जाता है कि जग मतलब दुनिया, लेकिन इस दुनिया को जग नहीं बोलने के लिए जग बोलते हैं, लेकिन इसको लिखा जाता है जगत। आप कभी भी सुन लीजिएगा, जग नहीं लिखा जाता, जब भी लिखा जाएगा जगत लिखा जाता है। जग संसार कहने के लिए जग है, लेकिन वास्तव में इसका जगत रूप होता है। तो इस प्रकार से आपको पकड़ना होगा, जगत और छाया हो जाएगा। उसी प्रकार से सत और चरित, तो ये च में बदल जाएगा सच्चरित। अब इसको भी आप तोड़ सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। जग और छाया इस तरह के जब भी सवाल आए तो आप एक बार मिला लीजिएगा कि वास्तव में आप दोनों को अलग अलग, अगर छ को हटा दिए मान लीजिए, तो छ को हटाने के बाद यह दोनों तरफ क्या सही सेंटेंस आपका बैठ रहा है। अगर सही बैठ रहा है तो सही है, ऑप्शन मिला लीजिएगा, फिर आप कंफर्म हो जाइएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर याद रखिएगा कि छ या तो त हो सकता है या तो गायब हो सकता है, दो ही नियम है। अब गायब होगा तो जग तो आएगा नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में भी जग नहीं मिलेगा आपको। अगर मिलेगा भी तो उस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कीजिए और देखिए, प्रैक्टिस कीजिए बना करके। आपके पास अगर कुछ है तो, नहीं तो हम टेलीग्राम में आपको कुछ दिन में डाल देंगे, आपको बना करके प्रैक्टिस करना होगा, फिर हम उसको समझा भी देंगे कैसे कैसे होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे कह रहा है त संबंधी नियम, यानी त के बाद अगर ज आता है और झ आता है, तो यहाँ पे विशेष कोई लफड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी छोटा सा लफड़ा है। त के बाद यदि ज या झ आता है तो हम पढ़े थे तीसरा या चौथा वर्ण आता है, यदि किसी भी पहले वर्ण के बाद
तीसरा या चौथा वर्ण आ जाता है तो वह तीसरा या चौथा वर्ण आने के बाद पहला वर्ण जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी ये बनना क्या चाहिए, द। अब ये द न बन करके ज बनेगा। क्यों? क्योंकि नियम है च के बाद यदि ज या झ आता है, दोनों वास्तव में तीसरा या चौथा वर्ण ही है, लेकिन तीसरा चौथा का सिद्धांत द इसको बनना था, लेकिन यह ज और झ के समक्ष जब आता है तो ये टूट जाता है। बोले केवल त जो है लचीला है, ये बहुत ज़्यादा परिवर्तित होता है। तो जब भी ये ज या झ के समक्ष आएगा, आप ध्यान रखेंगे ज और झ जब भी इसके समक्ष आएगा तो ये त है जो ज के साथ आए या झ के साथ आए, ये ज में ही बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के रूप में हम कुछ देख सकते हैं। देखिए, सत और जन, उदाहरण के रूप में आपके समक्ष है सत और जन। अब देखिए दोनों को मिलाइए, सत और जन है तो क्या होगा, सत और जन है। तो सत और जन है तो आप देखिए यहाँ पे सत और जन। अब ये त जो है ज के साथ मिला, तीसरे वर्ण के साथ मिला, तो यहाँ पे सदजन होना चाहिए, द में बदलना चाहिए। लेकिन नियम कहता है कि यदि ज या झ के साथ मिलता है तो ये त जो है यह ज में बदल जाता है। तो यहाँ पे यह सिद्धांत काम नहीं करेगा और ये क्या हो जाएगा, सज्जन। अब यहाँ पे आपको सज्जन दे देगा, पूछा भी है सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद करें। क्वेश्चन वहीं से उठाता है जहाँ कन्फ्यूजन होता है। अब सज्जन दे देगा। अब आप नियम के अनुसार अगर चलते हैं तो सही है, नहीं तो उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर लोग इसको क्या बनाएगा, सज और जन। अब क्या वास्तव में आप देखिए, सज और जन अगर बनाता है कोई तो क्या यह सज सही शब्द देता है, सही शब्द है? सज कोई शब्द सुने, सजाना होता है, सजावट होता है, लेकिन सज नहीं होता है। तो यहाँ पे सज नहीं, ध्यान रखना। अब ज नहीं होगा तो ये त होगा। इस बात को आप याद कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए, रट लीजिए, जैसे ध्यान रखना है रख लीजिए। अब जब भी आपको ज मिले बीच में तो ध्यान रखिएगा कि यह ज है जो क्या है, तो एक और चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि थोड़ा सा दिक्कत क्या हो सकती है, यहाँ पे अगर च होगा तो भी ज के साथ मिल करके ये ज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सच में हलंत नहीं होता है, तो मतलब ये सत ही होगा, ध्यान रख लीजिए। या फिर याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में अगर आता है सज्जन तो ध्यान रखिए सत और जन ही आप लिखेंगे, कुछ और नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार से जगत और जननी रहेगा तो त है, इधर ज है, त और ज मिलेगा तो पुनः जज संयुक्त हो जाएगा, तो जग जननी। अब जग जननी में पुनः जगज और जननी तो होगा नहीं, तो ध्यान रखना है केवल कि जगज नहीं होता है, जगत होता है। विपत और जाल तो विप जाल, विप जाल। अब देख रहे हैं, अब विप जाल का संधि विच्छेद दे देगा। हालांकि इतना कठिन देता नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर दे देता है तो भी आप बहुत आसानी से पकड़ लीजिएगा, विप जाल। अब ज तो नहीं होगा तो विपज, विपज तो नहीं होता है तो विपत होता है, हाँ विपत होता है तो विपत लगा दीजिए और जाल लगा दीजिए। ठीक उसी प्रकार से उत और ज्वल, उत और ज्वल है उज्ज्वल, और ये पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही आसान है, कॉमन शब्द है जिसको हम लोग बार बार यूज करते हैं, उज्ज्वल। अब जैसे ही उज्ज्वल आएगा तो ध्यान रखिएगा उत और ज्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि त के बाद यदि ज आता है तो वह ज में ही बदल जाता है, उज्ज्वल। इसके बाद उत और झटिका, उत और झटिका जैसे ही मिलेगा तो त के बाद झ भी आएगा तो भी त तो ज में ही बदल रहा है, तो उज्झटिका। इस प्रकार से कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं त का ड में बदलना, यानी जो ट है, ये त जो है, ये त किसके साथ मिलता है, त यदि ड के साथ मिलता है या ट के साथ मिलता है, त किसके साथ मिलता है, या तो ड के साथ मिलेगा या फिर ट के या फिर ड के साथ मिलेगा। तो त जो है
टॉ के साथ मिलेगा तो टॉ, और डॉ के साथ मिलेगा तो डॉ में बदलेगा। दोनों में जिसके साथ मिलेगा उसी के साथ बदलेगा। अब इसको हम देख सकते हैं बृहत और टीका। टॉ के साथ मिला तो टट्ट संयुक्त बृहटिका। अब केवल इतना ध्यान रखना है कि जब टट्ट संयुक्त मिले, जज्ज संयुक्त मिले तो तौ ही लगा दीजिए। प्रयास कीजिए तौ ही, याद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए कि जब भी जज्ज संयुक्त मिले, टट्ट संयुक्त मिले, डड्ड संयुक्त मिले और उसका संधि विच्छेद पूछे तो उस ड को, पहले वाले ड को केवल त में बदल के हलंत लगा दीजिए, कहानी खत्म। यही चीज़ है, कुछ विशेष इसमें गलत होने वाली आपका कोई ऐसा संभावना बनता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से उत और डयन, तो त जो है ड में बदल जाएगा, उड्डयन। आगे बढ़ते हैं, तो का ल में बदल जाना। अब यह भी महत्वपूर्ण है, ट का ल में बदल जाना। अब ट ल में कब बदलेगा, तो जब भी ल से मिलेगा ल में बदल जाएगा। तो का नियम समझ लीजिए, जिससे मिलता है उसी रूप में बदल जाता है, सिंपल सी बात। च या च से मिलेगा तो च बनेगा, छ से मिलेगा तो भी च बनेगा, ज या झ से मिलेगा तो ज बनेगा, च छ से मिले तो च, ज झ से मिले तो ज, ट से मिले तो ट, ड से मिले तो ड, ल से मिले तो ल। और आगे कुछ है जिसमें भी हम पढ़ेंगे। अब त है ल है, ट और ल से मिला तो ल में बदल गया, तो ठीक उसी प्रकार से उल्लास, उल्लास दे देगा तो ध्यान रखिएगा उल जो लास होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उल कोई शब्द नहीं है। तो ध्यान रखना है, केवल इतना ध्यान रखना है, जब भी लल संयुक्त मिले, टट्ट संयुक्त मिले, जज्जा संयुक्त मिले, सस संयुक्त मिले, कई सारे शब्द हैं, पूरा देख लेंगे तो फिर बुझा जाएगा। तो वहाँ पे प्रयास कीजिए कि शुरू वाले में त लगा दीजिए अंत में, और बाकी चीज़ें सामान्य हैं वो सही हो जाएगा। तो उल्लास, त ल है, अब ल को तोड़ेंगे तो उल्लास हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तत् और लीन, पुनः त जो है ल में बदलेगा तो तत्लीन, त ल में बदला, बाकी त तो सेम है, केवल अंतिम वाले बदलता है। उत और लेख तो उल्लेख बदलेगा। और इसमें उल्लास और उल्लेख कई बार पूछा जा चुका है, तो ऐसे शब्द को जो पूछा जा चुका है ऐसे को तो याद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए कि अच्छा पूछ ले हो तोरा तो भूले वाला न छे, तो याद हो गए हमरा। उल्लास उत और लास, उल्लेख उत और लेख। हालांकि आप ऐसे नहीं करते हैं तो भी ध्यान रख सकते हैं कि जब भी लल्ला संयुक्त मिले, जज्जा संयुक्त मिले, सस्सा संयुक्त मिले तो त ही होता है। देखिए सस्सा संयुक्त दिखाते हैं, सस्सा संयुक्त आगे भी मिलेगा, जैसे कि त है और त के बाद यदि स आया तो देखिए चाहे तालाब्य सा हो, चाहे डंटी सा आता है तो भी इसका कुछ नियम है, लेकिन यहाँ पे आपको डंटी सा नहीं पढ़ना है, केवल और केवल तालाब्य सा पढ़ना है। तो जब भी तालाबे स आएगा तो तालाबे स के पहले जब भी तो आता है तो तालाबे स डर जाता है, तालाबे स क्या हो जाता है, डर जाता है, और डर करके ये छ बन जाता है। पता है ना, हम हमारा डर लगे हम छ रहा। तो के बाद जब भी स आता है तो छ डर करके, स डर करके छ बन जाता है। और अब पहले रूल में पढ़े तो के बाद यदि छ आता है तो नियम है कि च लग जाता है, तो इसमें छ लग जाएगा, बाकी कुछ चीज़ें नहीं है। तो जब भी आपको स वाला हो और स के पहले त हो तो समझ जाइएगा कि स जो है छ में बदलेगा, और छ जब भी बदलेगा तो त जो है ये च बन जाएगा। इस प्रकार से बदलता है। देखिए उत और श्वास तो उच्छ्वास। अब कहिएगा सर इसको समझेंगे कैसे, या तो जब भी इसको समझना है, जब भी आप इसको बनाएंगे, जैसे छच्छा संयुक्त है तो या तो ये त हो सकता है, और यहाँ तो आप समझ जाइएगा कि जब भी ये च और छ है तो आप इतना तो कर लीजिएगा कि उच्च तो होगा नहीं, तो जब भी होगा क्या होगा, उत होगा, और इधर सच होगा, सच नहीं सत होगा। क्यों? क्योंकि सच में पूरा च होता है लेकिन इसमें हलंत लगा हुआ है, क्योंकि आधा च है तो आधा च का मतलब हलंत होता है, तो ये सच नहीं होगा। अब यहाँ पे छवास बनता है, यहाँ पे छास्त्र बनता है। अब न तो कभी सवास सुने होंगे और न ही कभी छास्त्र सुने होंगे, इसलिए तलावे स का मात्रा यहाँ इतना ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार के कन्फ्यूजन वाले शब्द आए तो आप वहाँ पे स लगा दीजिए।
सिंपल सी चीज़ें हैं, स लगा दीजिए तो आपका काम बन सकता है। और आगे देखते हैं त संबंधी नियम क्या कर रहा है। यदि त के बाद ह आता है तो ये जो त है, त के बाद यदि ह आता है तो ये जो ह है यह क्या बदलता है, यह ह ध में बदल जाता है। सेम चीज़ है, यह ह जो है किस में बदल जाता है, ध में बदल जाएगा। अब जैसे ही ध में बदलेगा तो नियम हम पढ़ चुके हैं कि त के बाद यदि तीसरा चौथा आता है तो त द में बदल जाता है, तो ये द में बदलेगा। और द ध दोनों जब एक साथ मिलेगा तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट में इसको हम ऐसे लिखते हैं, उद्धार। अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। क्या कन्फ्यूजन रहता है, देखिए जब भी उसको ऐसा मिलता है तो इसमें समझ लेते वो कि ये जो ध है ये पहले है, ये बाद में है, जबकि ये सरासर गलत है। नियम पढ़ा चुके हैं हम। अगर किसी भी वर्ण के पद में, पद समझ रहे हैं, नीचा पद में अगर कोई संयुक्त है तो मतलब वह बाद वाला है। पद में लगा हुआ है, बाद वाला है, ऊपर है पहले वाला, पद में बाद वाला, पद मतलब नीचा। तो ध्यान रखना है इस बात को, तो आप फिर ठीक हो जाएगा। तो तत् और हित हो जाएगा, तो ह जो है ध में बदलेगा तो द में बदल जाएगा, तो तद्धि। उत और हार है, ह ध में बदलेगा तो द में बदलेगा, तो उद्धार। ह सेम चीज़ें हैं, उत और हत तो उद्धत, उत और हृत तो उद्धृत। इस प्रकार से कुछ चीज़ें परिवर्तन होता। आगे की ओर चलते हैं। तो आगे आपका ये तो संबंधी सारे रूल थे। इसके बाद एक चीज़ हम मिस्टेक कर दिए थे, सौ और सौ का जब मेलन होता है तो यहाँ पे सौ ही सौ में बदलता है, वो अलग चीज़ें हैं, आगे हम पढ़ेंगे। सौ का सिद्धांत, जब भी सौ होता है वो विसर्ग वाला में काम करता है, जैसे नि जोर चय तो निश्चय हो जाता है, वहाँ पे विसर्ग वाले में वो रूल है। जो हम सस्सा संयुक्त बोले थे वहाँ पे तो नहीं बदलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब भी ये सौ से मिलता है तो च और सौ के जगह पे छ हो जाएगा। न संबंधी रूल पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान है न संबंधी रूल। न केवल बड़ी न में बदल जाता है। क्या कहता है, यदि री, स और र, बस तीन चीजें, री, स, र, यदि किसी न से पहले री, स, र ये तीन शब्द आते हैं तो वो बड़ी न में बदल जाता है। बस इतना ही है, ठीक है। ध्यान रखना है, अगर ध्यान रख लेते हैं तो आप आसानी से बना लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, उदाहरण आपके सामने है। क्या उदाहरण है, परी, देख रहे हैं, र आया, नाम, यहाँ पे री नहीं है, र है, परी नाम, तो र है, और र जैसे आया तो बड़ी न में बदल जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगा। ठीक उसी प्रकार से प्र और मान, प्र और मान, देखिए प्र है, इसमें भी र आया, और मान है तो बड़ी न हो जाएगा, प्रमाण। राम, र आया, अयन तो बड़ी न हो जाएगा, रामायण। भूस और अन क्या है, तो इसमें मूर्धन्य दिख रहा है, मूर्धन्य, और न आया तो ये बड़ी न हो जाएगा। केवल बस इतना ही परिवर्तन है, तीन ही शब्द है, याद रखना है कि जब भी न आए, न से पहले री, र, स, री, र, मूर्धन्य, री, र, मूर्धन्य, तीन आए तो वह बड़ी न में बदल जाएगा। म संबंधी नियम सिंपल, एकदम सरल है, जैसे देखे वैसे ही याद हो जाएगा, इतना आसान है। कुछ म वाले में तो कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा समझ लीजिए, म वाले में कुछ है ही नहीं। सिंपल सा चीज़ें हैं, क्या है, तो आप इसका रूल पहले देख लीजिए कि म का मेल यदि किसी क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ण से हो जाए, यानी म जो है, म क से म तक कहीं भी, म संबंधी नियम है ना, तो क से म तक कहीं भी मिल जाए वह अंतिम वर्ण में बदलेगा। यहाँ तो क से म तक लिखा हुआ है, हम कहते हैं कि म जो है, म किसी से भी मिल जाए, मतलब नहीं है, किसी से भी मिल जाए, क से म तक नहीं, किसी से भी मिल जाए। ये केवल और केवल आप एक बिंदु लगा दीजिए, म को हटा दीजिए, न तो कुछ लिखने की ज़रूरत है, न सोचने की ज़रूरत है, न समझने की ज़रूरत है, इसमें इतना आसान है। म हलंत मिल गया, जहाँ भी म हलंत मिल गया, पूरे की बात कर रहे हैं हम, आगे भी आपको दिखाएंगे। जहाँ भी म हलंत मिल गया, उसके बाद कुछ भी रहे मतलब नहीं है, सीधा अनुस्वार में बदलेंगे, म को काट देंगे।
बस इतना समझ लीजिए। देख लीजिए आप, सम और कलन, तो क्या है, म को केवल अनुस्वार में जाने दिए, कलन। सम गति, देख रहे हैं अनुस्वार में गया है संकलन, सम गति संगति। समचय अनुस्वार गया म, संचय। परंतु, परंतु अनुस्वार गया परंतु। संपूर्ण, म अनुस्वार में संपूर्ण। अब आगे भी देख लीजिए, ये भी म का ही नियम है जो अलग ये बना दिया हुआ है, लेकिन अलग है नहीं, आप देखिएगा तो फिर आपको बुझा जाएगा। यरलवा में जोड़ा हुआ है कि यरलवा का अलग रूल है, क्या जरूरी है यरलवा अलग से बनाने का। आप केवल समझ लीजिए कि सब एक एगो है, सब एक एगो नियम पर समझ सकते हैं। तो समयोग, ठीक है, म के बाद कुछ भी आया ध्यान रखिएगा, अनुस्वार में म को केवल हटाइए, अनुस्वार लगाइए, काम खत्म कीजिए। समयोग, समयोग, म को अनुस्वार में संयोग। समरक्षक अनुस्वार में संरक्षक। समलाप, म अनुस्वार में संलाप। संविधान, संविधान, म अनुस्वार में संविधान। संचय, म अनुस्वार में संचय। ठीक उसी प्रकार से और है कुछ उदाहरण, आप देख लीजिए। संसार, म अनुस्वार में और बाकी संसार। संहार, म अनुस्वार में और संहार, ये चीज़ें हैं। और फिर अंतिम वाला एक और आया, म के बाद यदि म आता है तो भी सेम चीज़ें हैं, आप या तो अनुस्वार लगा दीजिए या फिर वैसे ही लिख दीजिए जैसा है। या तो आप क्या कीजिए, म लगा दीजिए या फिर वैसे ही लिख दीजिए जैसा वो है। दूसरे जगह पे नहीं, दूसरे जगह पे केवल अनुस्वार लगा के काम चला सकते हैं, हर जगह पे अनुस्वार लगा के काम चला सकते हैं। लेकिन अगर म आ जाता है तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कि क्या है। अगर मम्मा संयुक्त है तो आप इस अनुसार से लगा दीजिए, नहीं तो वैसे बना दीजिए। तो म आए, म के बाद यदि म आता है, क्या है, म आए और म के बाद म आता है, तो कुछ नहीं करना है, केवल ध्यान रखना है कि म के बाद यदि म आए तो या तो आप मम्मा संयुक्त लगा दीजिए या फिर अनुस्वार। अब देखिए, इसको तोड़ना भी बहुत आसान है। जहाँ भी आपको अनुस्वार मिले, जहाँ भी आपको ये मिलेगा तो आप सीधा सीधा म को म से अलग कर दीजिए। और जहाँ भी अनुस्वार मिले, कोई भी शब्द हो मतलब नहीं है, अनुस्वार को केवल हटाना है और अनुस्वार के जगह पे म ला देना है। सम है तो सम, हार, सेम चीज़ें हैं। आप किसी में भी देख लीजिए, संसार में है तो संसार, संचय में है संचय, संविधान में है संविधान। केवल अनुस्वार को हटाना है और म लगा देना है, इतना आसान है। आगे देख लीजिए, एक दो है जो त संबंधित थोड़ा सा कन्फ्यूजन देता है, बाकी कुछ नहीं है। स है और स के बाद यदि क्या है, स है और स के पहले यदि अ आ से भिन्न कोई भी स्वर आ जाए, अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और उसके बाद कोई स मिलने वाला हो, तो केवल और केवल मूर्धन्य स में बदल जाए। ठीक, न के तरह, न के पहले कोई भी र, री और मूर्धन्य स आए, ठीक उसी प्रकार से यदि स के पहले कोई भी अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर दिख जाए, उससे मतलब नहीं है, वह मूर्धन्य स में बदल जाएगा। जैसे वी है और सम है तो विषम हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें ह्रस्व ई है। वी और साध है, सेम चीज़ है, ह्रस्व ई है, विषाद। सु और समा, अ आ तो है नहीं, ह्रस्व उ है तो सुषमा। अ आ को केवल ध्यान रखना है, अ आ को छोड़कर कोई भी आए वो बदल जाएगा। तो ये आपके 7 नियम थे व्यंजन संधि के, और यहाँ पे आपके व्यंजन संधि समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग विसर्ग संधि, एक वीडियो और होगा आपका संधि का, इसके बाद संधि समाप्त होगा। बीच में कभी भी हम एक वीडियो ला देंगे, प्रयास करेंगे कल आ जाए। अगर अंग्रेजी की क्लासेज होगी तो कल वीडियो अंग्रेजी का आएगा, अगर नहीं हो तो एक और वीडियो आएगा जिसमें आपका संधि खत्म, और एक वैसा वीडियो होगा जिसका क्वेश्चन आंसर हम पहले आपको भेज देंगे और आप उसको 1-2 दिन का समय हम दे देंगे जिसमें आप बनाइए, बना लीजिए। और जैसे ही बनेगा आप क्या कीजिए, उसको बनाने के बाद हम क्या करेंगे, आपसे रिवाइज करवा लेंगे। रिवाइज करवाने का मतलब है कि वो सही बनाए कि गलत बनाए हैं, इसका आंसर आपको यूट्यूब के माध्यम से हम बना करके दिखा देंगे। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।
अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए पूरे बिहार में इस वीडियो को, ताकि सभी बच्चे अच्छे से अच्छे अंक उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।